जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीने की उम्मीद जिंदा रखो, मगर फिर से जीने की उम्मीद जिंदा रखो। राइट, बात समझ में नहीं बेटा कि क्या है? हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। कभी भी आप लोगों को हौसला नहीं हारना है, किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना है, डटकर खड़े होना है और उसका सामना करना है। उस परिस्थिति का सामना करना है डटकर खड़े होकर। बात समझ रहे बेटा कि नहीं? फिर कहा हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, कितने भी असफलताएं आपको मिल रहे, घबराना मत। ठीक बेटा, जिंदगी में कितनी भी असफलताएं मिले घबराना मत। उन असफलताओं से आपको कुछ ना कुछ सीखना जरूर है। ठीक बात समझ में कि नहीं? मगर फिर से जीने की उम्मीद जिंदा रखो। यानी कि आप कितना भी असफल हुए हो, ऐसा नहीं कि हम जीने की उम्मीद ही छोड़ दें। कितना भी असफल हुए आप उससे भी कुछ सीखें और क्या करें, जीने की उम्मीद जिंदा रखें कि हम इस बार उससे बेहतर करेंगे। ऐसी कोशिश हमको बार बार करनी है। असफल हो रहे हैं एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन आप यदि कोशिश करेंगे तो 100% आप क्या होंगे? सक्सेस होंगे। तो कभी भी आप लोगों को क्या हौसलों को नीचे नहीं दबाना, सदैव ऊपर की ओर रखना है, तो कभी भी आप असफल नहीं होंगे। राइट, ठीक है। चलो आज नए जोश तथा नई उमंग के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपकी क्लास नंबर कौन सा बेटा है? लेक्चर नंबर आपका है कौन सा बेटा? 7। लेक्चर नंबर कौन सा? 7। यानी कि इसके पहले कितने लेक्चर हो चुके हैं बेटा? इसके पहले कितने? 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? 7। इसके पहले कितने लेक्चर हो चुके हैं? 6 लेक्चर हो चुके हैं। आप जिन 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 लोगों ने लेक्चर नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में भी सारे वीडियो पड़े हैं। क्लास 12 फिजिक्स लिखा है, उसमें सारे वीडियो पड़े हैं। बस लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? 7 है ना? बात समझ कि नहीं? और इसके पहले 6 के 6 लेक्चर जो पढ़े आप आराम से जाइए, आपको इस लेक्चर नंबर 7 में सबके क्या मिल जाएंगे? लिंक मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन सारे लिंकों पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आसानी से आपको क्या सारी बातें क्लियर होती रहेंगी। चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोलीय दर्पण तथा लेंस। इसके अंतर्गत आज आप लोगों को सीखना है प्रतिबिंब, इमेज क्या होती है। राइट, क्या सीखना है? प्रतिबिंब। तो आपकी पहली हेडिंग है, फटाक से डालिएगा आप लोग, प्रतिबिंब। और ध्यान से आप समझिएगा, पहली हेडिंग क्या है? प्रतिबिंब। इमेज क्या होती है बेटा? पहली हेडिंग हमारी क्या हो गई? प्रतिबिंब। बात समझ है कि नहीं? देखो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब बेटा होता है किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। नहीं बात समझ रहे? अच्छा, एक क्वेश्चन आप आया, बिंदु वस्तु क्या होती है? हमने बिंदु वस्तु का यूज किया। तो बिंदु वस्तु सर क्या होता है? तो बिंदु वस्तु बेटा जैसे ये हमने कहा, ये एक बिंदु है हमारा, इसी को कहते हैं बिंदु वस्तु। यानी कि ऐसी वस्तु जिसकी ना कोई लंबाई होती है और ना कोई चौड़ाई होती, ऐसी वस्तु को हम बेटा क्या कहते हैं? बिंदु वस्तु कहते हैं। राइट, ऐसी वस्तु जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, ना कोई चौड़ाई हो, ना कोई ऊंचाई हो, ऐसी वस्तु क्या कहलाएगी? बिंदु वस्तु। तो पहला पॉइंट क्लियर? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती। कैसे? जैसे ये हमारा क्या होता है, आप पहले से परिचित हैं इसको, अवतल दर्पण है कि नहीं? ये कैसा है? ये हमारा अवतल दर्पण होता है। और ये बात समझ है कि नहीं? अब मान लेते हैं इस पे हमने क्या, ये बिंदु वस्तु हमारी यहाँ पे है, इससे हमने प्रकाश किरण आपतित की, तो जाहिर सी बात दर्पण से टकराएगी तो क्या होगा? परावर्तन होगा। तो मान लेते हैं ये परावर्तित होगी किरण, पुनः यही बिंदु वस्तु एक प्रकाश की किरण और आपतित की, मान लीजिए ये गई, और फिर इसको क्या किया? ये मिला दिया, कहीं से ये भी परावर्तित होगी। तो मान लेते हैं कहीं ना कहीं तो ये दोनों मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो ये मान लेते हैं
ये हमारे ओ हो गया बिंदु। ओ का मतलब वस्तु रखी है, वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में है कि नहीं? और ये हमारा आई, आई का मतलब ये इमेज, इसकी क्या प्रतिबिंब इसका बना जाएगा, इसीलिए इसको हम आई से लिखते हैं। बात समझ में? तो ये कौन सा दर्पण बन रहा है हमारे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में सदैव किरणें वास्तविकता में मिलेंगी। ध्यान से बेटा समझिए, अवतल दर्पण में जो किरणें सदैव हमें किसमें मिलेंगी? वास्तविकता में मिलेंगी, यानी कि वास्तव में आपको मिल रही है, दिखाई पड़ रही है। लेकिन उत्तल दर्पण में आपको पता वास्तविकता में कार्य नहीं होता है, उसमें सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से समझिए, थोड़ा इसको भी हम आपको समझा दे रहे हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण बेटा होगा? उत्तल दर्पण हो गया। और हमने मान लेते हैं इस पे क्या, ये हमारी कोई बिंदु वस्तु रखी थी, ठीक, और इस पे हमने एक प्रकाश की किरण आपतित की, तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, कहीं ना कहीं से परावर्तन होगा। ये मान लेते परावर्तित हो गई, लेकिन क्या होगा, इसको डाट डाट खींच करके पीछे क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है सब कुछ इधर ही होता, फोकस वक्रता के सब इधर होता। दूसरी हमने प्रकाश की किरण बाई चांस मान लेते हैं ये आपतित की, ये वाली, जब ये आपतित करेंगे तो ये भी क्या चली जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। तो इसको भी डाट डाट करके पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे कैसे करके। ये देखो पीछे की ओर डाट डाट करके बढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाके काटेंगे ही काटेंगे। ये देखो मान लेते हैं यहाँ पे काटी जाके दोनों किरणें, जब डाटा पीछे की ओर बढ़ाया तो दोनों किरणें क्या यहाँ पे काट रही हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो इसकी ये वस्तु थी, इसकी इमेज क्या यहाँ पे बनी, ये वस्तु थी, इसकी इमेज क्या यहाँ पे बनी। आप समझाने के लिए हम चीज समझा रहे हैं बेटा आपको, ठीक है। ये हमारा कौन सा उत्तल दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण हो गया बेटा? उत्तल दर्पण में। तो मान लेते हैं ये किरणें कहाँ मिल रही, आई पे मिल रही। तो यहाँ पे क्या, तो वास्तविकता में किरणें मिलती नहीं बेटा है, यहाँ सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि आप सीख गए कि क्या अवतल दर्पण में किरणें सदैव क्या होंगी, वास्तविकता में मिलेंगी, और उत्तल दर्पण में किरणें क्या सदैव होंगी, वास्तविकता में नहीं मिलेंगी। बात समझ में? यानी कि भी आप यहां से क्या होगा, प्रतिबिंब भी दो टाइप का होगा। कैसे? यहां पे वास्तविकता में मिल रही है तो एक टाइप तो वो हो गया, उसको बेटा क्या कहते हैं। दूसरा टाइप क्या है, यहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही तो दूसरा टाइप क्या हो गया, मिलती हुई प्रतीत तो दूसरा टाइप हो गया। यानी कि जहां जिसमें जिस दर्पण में किरणें वास्तविकता में मिलती हैं, ध्यान से समझिएगा, जिस दर्पण में किरणें वास्तविकता में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में? कितनी अच्छी डिफिनेशन है। जिस दर्पण में क्या होती है, किरणें वास्तविकता में से मिलती हैं, वास्तविकता में मिल रही ना, तो वो कौन सा दर्पण हो गया हमारा, वो प्रतिबिंब कौन सा हो गया बेटा हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज हो गया। और जिस दर्पण में क्या किरणें, जो जिस दर्पण में किरणें क्या हो रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही या आती हुई प्रतीत हो रही, तो उसको क्या होगा, प्रतीत हो रही ना, आभास हो रहा, वास्तविकता में नहीं, उसको आभास है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? यानी कि प्रतिबिंब भी कितने प्रकार का होगा बेटा हमारा, दो प्रकार का। नंबर एक कौन सा हो गया हमारा, नंबर एक कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सा बेटा, नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब। और नंबर दो बेटा कौन सा हो जाएगा बेटा, भैया बताओ, नंबर दो कौन सा हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ये बातें सारी क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? आभासी प्रतिबिंब हो गया, यानी कि ये रियल इमेज हो गई और ये कैसी हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई। बात समझे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं वो भी हमने आपको सिखा दिया कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। अच्छा ध्यान समझिए, एक चीज आपको और दिखाई पड़ रही होगी, एक चीज और दिखाई पड़ रही होगी कि आपको देखो ये कितनी किरणें यहाँ पे, दो हैं किरणें, कितनी है बेटा, दो है यहाँ पे, तो किरणें दो है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितनी मिल रही, दो। यानी कि कहने का मतलब बेटा है किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। यदि आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कम से कम कितनी किरणें बेटा होनी चाहिए, दो किरणें, एक दो, यानी कि यदि कम से कम दो और दो से कितनी भी अधिक होगी उससे मतलब नहीं, कम से कम कितना होनी चाहिए, दो किरणें होंगी। यदि इससे कम होंगी तो हमारी इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि जब दो किरणें आपस में काटेंगे नहीं तो इमेज बनेगा कैसे। इसीलिए क्या, किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम कितनी तो किरणें होनी चाहिए, दो। जैसे हमने यहाँ दो आपतित की, यहाँ से तीन भी कर सकते थे, यहाँ से चार भी कर सकते थे, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, दो किरणें होनी चाहिए। तो ये याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम कितनी किरणों की आवश्यकता होती है, कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता होती है। तो आप कितने बताएंगे बेटा, दो, कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है, इससे कम नहीं। याद रखेगा, याद रखेगा इस पॉइंट को, आप याद रखिएगा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं बेटा, आप ध्यान से, प्रतिबिंब होता है क्या है, इसको लिख लेते हैं।
कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और साथ में ही नोट्स बनाइए, जिससे क्या रहेगा आपको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। और एक बात है, आप लाइक शेयर जरूर करते रहें बेटा, लाइक शेयर जरूर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। दूसरों का भी फायदा साथ में कराते रहें। देखो प्रतिबिंब क्या होता है, लिखने से इसकी लिख देते हैं, किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से, बिंदु वस्तु क्लियर होगा ना, किसे कहते हैं, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात, टकराने का मतलब क्या, जब टकराएंगे तो वहीं से तो वापस होगी, तो यानी कि परावर्तित होंगी, तो चाहे परावर्तन के पश्चात लिख ले, टकराने के पश्चात, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई बेटा क्या होती है, प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, या उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को ही या उसे कह सकते हैं, उस बिंदु का मतलब जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब, उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब कहते हैं, राइट। नई लाइन से, प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बेटा, प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के, यहां तक लिख लो, ऊपर लिख देते हैं, प्रतिबिंब निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक कौन सा होता है बेटा, नंबर एक, चलो यहां चलेगा, दिखेगा बेटा, दिखेगा यहाँ, नंबर एक क्या, चलो यही लिख देते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, नंबर एक कितना, वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर दो बेटा कौन सा है, हम यहां लिखे दे रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये नंबर एक होगा, इसी के आगे लिख रहे हैं नंबर दो, आप क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे नंबर दो, नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर दो आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, बेटा दिखाई पड़ रहा है, आभासी प्रतिबिंब, राइट। यानी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है, कह सकते हैं आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर दो आभासी प्रतिबिंब, दिखाई पड़ा बेटा, नंबर दो कौन सा, आभासी प्रतिबिंब, राइट। इतना नोट कर लो, जल्दी से 60 इसकी ले लो, ओके बेटा, ठीक है, आगे चले, आगे क्या, अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, इन्हें डालो जल्दी से, पहले इसके बाद ये डालेंगे, पहला क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, देखो बेटा ध्यान से लग कर रहे हैं,
कौन सी हेडिंग पड़ेगी? वास्तविक प्रतिबिंब। फटाक से लिखिएगा, पहली हेडिंग कौन सी है? वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए हेडिंग डालते हैं पहले, वास्तविक प्रतिबिंब। पहली हेडिंग बेटा हमारी हो गई वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज कैसे बनेगा, ध्यान समझिए बेटा क्या होता है। क्या लिखोगे? किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दिखाई पड़ा बेटा? प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, हमने अभी बताया था वास्तविक है, रियल है, इसीलिए क्या होगा? मिलती हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? मिलती हैं। इसमें क्या हो रहा? मिलती हैं। उससे या उस बिंदु को, किस बिंदु पर? जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। राइट। दूसरा देखिए, हाँ तो ठीक है ना बेटा, इसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बात क्लियर है? उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहां तो बात क्लियर होगी। अगली हेडिंग डालिएगा बेटा, अगली हेडिंग आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो बेटा देखो, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई कहने का मतलब आती हुई, या मिलती हुई कहे या आती हुई, मिलती हुई कहे या क्या, आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को किस बिंदु को? जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब
किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश बेटा क्या कहते हैं, प्रकाश, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, थोड़ा सा लीजिए, दर्पण से टकराने के पश्चात दर्पण से प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर क्या है, मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं बेटा, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, वास्तविक लाइन छूट गई थी, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जाती है नहीं? इसमें क्या, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, यानी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी क्या, यहाँ वास्तविकता में नहीं मिलती हैं, सिर्फ प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। भैया बात क्लियर होती है? यानी कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यानी कि वास्तव में वहां किरणें मिलती हैं, और दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, जहां वास्तव में किरणें मिलती नहीं, सिर्फ प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है। बात क्लियर होगी कि नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो बेटा, ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ते हैं, निकलो जल्दी से, 60 स्क्रीन ले लो, ले लिया बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, आप ध्यान समझिए, सूरा पढ़े बेटा। देखो बेटा, थोड़ा इन दोनों में अंतर भी देख लो क्या है, थोड़ा इन दोनों में, यानी कि वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है, सारे अंतर इस डिफिनेशन से स्पष्ट हैं, आपको हम समझा दे रहे हैं क्या अंतर है, आप ध्यान में रखिएगा, बस अंतर को ध्यान में रखना है। ठीक है, हमने क्या कहा था, अभी वास्तविक प्रतिबिंब बताया, अभी क्या बताया आप लोगों को, प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा बेटा अभी कौन सा बताया था, आभासी प्रतिबिंब, आभासी, चलो यहां नीचे लिख देते हैं, आभासी, चलो यही आभासी प्रतिबिंब दिखाई पड़ा ना, चलो अच्छी बात है, प्रतिबिंब, आप ध्यान समझिए, इधर क्या होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब। देखो वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें क्या होती है, वास्तव में मिलती हैं, पहला पॉइंट क्या, वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती हैं, आप चाहिएगा तो लिख लीजिएगा इसको, वास्तव में मिलती हैं, आप चाहते हैं या अंतर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं एक बार और कि क्या, वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती हैं, पहला अंतर ये, पहला ये पॉइंट, इसमें क्या देखोगे, आभासी प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, एक तरीके से अंतर आप चाहिएगा तो इसको लिख लीजिएगा, हम पूरा इसको बोल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती हैं और आभासी प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, यानी क्या होता है, सिर्फ आभास होता है। दूसरा क्या था, दूसरा देखो पॉइंट क्या है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लिखे दे रहे हैं इस पॉइंट को पूरा, वास्तविक प्रतिबिंब को
पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। और जबकि क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब को क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब को, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है बेटा कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किरणें वास्तविकता में मिलती हैं। ये किरणें क्या वास्तविकता में मिलती है, इसीलिए इसको हम किसकी इमेज बना सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये किरणें जो आभासी प्रतिबिंब, इसमें किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती हैं, इसीलिए इसको पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम इनको क्या पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दो बहुत बड़े बड़े अंतर है। कौन सा? वास्तव में इसमें किरणें नहीं मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब में, सॉरी मिलती हैं, वास्तव में किरणें मिलती हैं और इसमें नहीं मिलती हैं। इसमें क्या होता है, वास्तव में प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी में प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, कंप्लीट हो गया, जल्दी 40 मिनट ले लो। अगली डेट डाल लेते, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम किरणें, कितने किरणों की आवश्यकता होगी? तो बेटा उत्तर क्या आएगा? 2। ठीक है, देखते हैं गोली। अगली डेट क्या है? गोली दर्पण द्वारा, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ध्यान से समझिए, ठीक है। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें लिखना थोड़ा लिख लीजिए, समझाते हैं। गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित 3 नियम है। बाकी तो निम्नलिखित नियम है, निम्नलिखित 3 लिख लो, 3 लिख लेते हैं। निम्नलिखित 3 नियम है, यानी कि 3 तरीके से आप बना सकते, कैसे बनेगा उसको लिख सकते हैं। यानी कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित 3 नियम है। कौन कौन से 3 नियम? उन 3 नियमों का हम पालन कर सकते हैं, उसके आधार पर हम प्रतिबिंबों को बना सकते हैं। अच्छा, जैसे जिक्र हुआ गोली दर्पण का, जैसे जिक्र किसका हुआ? गोली दर्पण का, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब गोली दर्पण लिखा है तो वो अवतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल दर्पण भी हो सकता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों हो सकते हैं बेटा, यानी कि दोनों में कंडीशन फॉलो होगी, जो हम इसके तीनों नियम दोनों में फॉलो होगा। कैसे होगा उसको लिखिए, बारी बारी से लिखते हैं। तो पहला नियम लिखते हैं। पहला नियम क्या है? देखो बेटा, बात अब नहीं समझ पा रहे, यानी 3 स्थितियों में प्रतिबिंब इन 3 नियमों का पालन करते हुए प्रकाश की किरणें निकलेंगी। किसमें? गोली दर्पण में। कैसे? देखो बेटा, पहला नियम बेटा क्या होता है? देखो ध्यान समझना, पहले भी आप सीख चुके हैं, खाली इसको समझाना है, यही नियम है। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम बेटा है हमारा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते थे? फोकस कहते थे। पहला नियम यही है, हमने कहा पढ़ चुके आप, पहला नियम यही है। अच्छा, किसमें मिलेंगे? अवतल दर्पण में मिलती है, उत्तल दर्पण में मिलती है, प्रतीत होती है, राइट। तो पहला नियम लिख लेते हैं, अवतल दर्पण में, या ऐसे लिखो, मुख्य अक्ष के, ऐसे लिखो, मुख्य अक्ष के, पहला नियम समझ पा रहे बेटा क्या हुआ? अभी लिख देते, एक बार समझा देंगे, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की
की किरण अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण अवतल, हम अलग अलग लिख रहे हैं इसलिए, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात कहने लिखेंगे या परावर्तन के पश्चात, बात एक ही है। अवतल दर्पण से परावर्तन लिखते हैं इस बार, परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन, चलो लिख दे रहे हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस या फोकस, मुख्य फोकस पर या मुख्य फोकस पर मुख्य फोकस से होकर जाती है, से होकर जाती है, जबकि जबकि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, जबकि बेटा क्या उत्तल दर्पण में, उत्तल अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि या लिख सकते जाती हुई, अभी बता रहे, जाती हुई प्रतीत होती हैं। बात समझ, जाती हुई प्रतीत का मतलब क्या, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती, लिख सकते थे यहाँ, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, या लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। वर्डों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहला पॉइंट है। अच्छा चलो चित्र भी देख लेते हैं कैसे। हमने कहा ये हमारा कौन सा दर्पण होगा बेटा, ध्यान समझिए, आप बना भी लीजिएगा इसको, ये अवतल दर्पण होगा कि नहीं होगा, ये हमारा बेटा क्या होगा, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब हम ये हमारा क्या मुख्य, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, यानी कि वक्रता केंद्र हो गया। और आपको हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं, तो कहां से गई, यहां से गई, तो यही तुम्हारा फोकस हुआ। देखिए जिस बिंदु से देखा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, देखो मुख्य फोकस से होकर जा रही है कि नहीं जा रही, बस क्लियर होगी नहीं। तो इस चित्र में कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, दिखाई पड़ा कि नहीं बेटा, बताओ, अवतल दर्पण दिखा बेटा, कैसा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। दूसरा देखो बेटा, उत्तल दर्पण कैसे बनेगा, देखो कैसे मिलेंगी, ये उत्तल दर्पण हुआ, अब ये उत्तल दर्पण दिखेगा बेटा, देखो हम दिख रहे हैं, उत्तल दर्पण दिख रहा है बेटा, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब क्या इसमें देखो क्या होता है, ये हमारी मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव हो गया, यही तो होगा, इसका ये सेंटर यहां हो जाएगा, मान लेते ये सेंटर हो गया। हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर आने प्रकाश नहीं आता, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश क्यों आई, आई कि नहीं आई। अब इसका परावर्तन होगा तो ये क्या ऐसे चली जाती है और डाट डाट करके पीछे की ओर बढ़ाएगी, तो डाट डाट करके तो पीछे की ओर, क्योंकि वास्तविकता में तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, और जो वास्तविकता में मिलेंगी नहीं मिले, क्योंकि हमको कहां से जाना, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के, मुख्य फोकस यानी कि इस पर जाना, यानी कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के बिंदु पे मिलाना ना, तो मुख्य अक्ष ये यहाँ पे चलेगी और ये हमारा फोकस होगा, बात समझे, ये हमारा क्या होगा, फोकस एफ होगा। वही लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उसके कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। बात क्लियर होगा, तो ये पॉइंट क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, राइट। तो ये लिख लीजिए, पहला नियम होगा और उसके नीचे चित्र बना लीजिए फटाक से, क्लियर। जल्दी से स्क्रीन लो, अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत मैसेज करें, तुरंत कमेंट करें, ठीक है। किसी भी टॉपिक में अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उस पर किसी में भी यदि आपको डाउट है तो तुरंत आप कमेंट करें, ठीक बेटा। चलो बेटा दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरा नियम देखिए, बहुत अच्छा नियम दूसरा, ये बिल्कुल आपके लिए नया है, बिल्कुल
नया का मतलब ये नहीं कि कठिन है, फिजिक्स कितना कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि फिजिक्स क्या है, सब व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, इसलिए। दूसरा नियम क्या है, देखो नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है, यानी कि उसी मार्ग में वापस हो जाती है। कैसे, थोड़ा लिखते हैं फिर समझाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो लिखो, दूसरा पॉइंट क्या है, वक्रता, साथ में लिखते रहो, वक्रता ऐसे लिख लो, अवतल दर्पण ऐसे लिखो, पूरा ये बात क्लियर हो जाएगी। अवतल दर्पण में अलग अलग लिख लो, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, अवतल दर्पण में क्या, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, होकर जाने वाली, होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से, आज परावर्तन यूज कर रहे हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के, परावर्तन के, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं, लौट जाती हैं, लौट जाती है, लौट जाती है। मतलब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ध्यान समझिए, अभी समझाते हैं, चित्र बनाएंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जबकि, जबकि उत्तल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर, उसी मार्ग पर जाती हुई प्रतीत होती है, उसी मार्ग, उसी मार्ग पर यहाँ वापस लौट जाती है, क्या लिखा, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसमें क्या हो जाएगा, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, या क्या होती है, जाती हुई प्रतीत, मतलब अभी चित्र बनाएंगे तो और बातें क्लियर होंगे ना, पर जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में कुछ सब कुछ आभास ही होता है, उसी मार्ग पर जाती हुई प्रतीत होती है, उसी मार्ग पर जाती हुई प्रतीत होती है। थोड़ा चित्र की ओर फोकस करना, अभी बता रहे, ठीक है। देखो बेटा कैसे, ये हमारा हो गया बेटा, ये कौन सा हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, दिख रहा, और ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा, ध्रुव यानी कि पोल हो गया। ये हमारा होगा वक्रता केंद्र, मान लेते ये क्या हमारा वक्रता केंद्र सेंटर सी है। हमने कहा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण गई, जा रही कि नहीं जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जाए, और वक्रता अवतल दर्पण में दर्पण से टकराने के पश्चात यानी कि परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये बात क्लियर है। पहले पॉइंट क्या लिखा, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी देखो, ये वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गई, ऐसे गई, और दर्पण से टकराई, पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जबकि उत्तल दर्पण में थोड़ी कंडीशन चेंज होती है। ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, ये पानी सूख गई थी, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया पी,
ध्यान समझिएगा, ये सेंटर क्या होगा, P हो गया, और ये हमारा सेंटर C हो गया। सेंटर क्या हो गया, C हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमने प्रकाश किरण इसमें क्या किया, आपतित की। आपतित के डार्ट लेके इसको पीछे बढ़ाएंगे क्योंकि वास्तविकता में नहीं मिलेंगे, और जब आपतित करेंगे तो क्या होगा, पुनः इसी मार्ग पर वापस हो जाएंगे। जी, ऐसे चित्र बनेगा। मतलब इस पे किरण आपतित की तो हमको मिलाना, क्योंकि वक्रता केंद्र हमको इसमें ढूंढना था उत्तल दर्पण में, तो डार्ट के पीछे ही तो बढ़ाएंगे, और पुनः यहां से टकराने के पश्चात पुनः वापस आती हुई प्रतीत होती है। क्या लिखा, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर जाती हुई प्रतीत होती है, या उसी मार्ग पर वापस आती हुई प्रतीत होती है। उसी मार्ग पर क्या, वापस आती हुई प्रतीत होती है। राइट, बात क्लियर हो गई। तो ये अवतल दर्पण जल्दी से बना लो भैया, ये अवतल दर्पण। इसके बाद लास्ट नियम बचा है अवतल दर्पण। आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण होगा, जल्दी से कर लो। लास्ट नियम बचा है, नियम नंबर 3। राइट, चले बेटा, बात समझ में नहीं समझ में? यानी कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएंगी वास्तविकता में, जबकि उत्तल दर्पण में जो हमारी किरण होगी यहां से क्या होगी, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर तो वापस लौटेगी, लेकिन वापस लौटती हुई प्रतीत होती है। इसलिए क्या लिखा है, उसी मार्ग पर जाती हुई प्रतीत होती है। जाती हुई प्रतीत, प्रतीत वर्ड इसमें लगना बहुत जरूरी है। राइट, प्रतीत, जाती हुई प्रतीत होती है। सही बात समझ में आई कि नहीं, लिख लो भैया, जाती हुई प्रतीत, अच्छा 2 बार लिख लिया, जाती हुई प्रतीत, अच्छा दो बार लिख लिया, ठीक, जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, जाती हुई प्रतीत, चलो इसको भी साफ दूर का है रखें, एक ही चीज है, जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, चलो अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट फटाक से लिखते हैं। नियम नंबर कौन सा, 3। नियम नंबर कौन सा बेटा, 3। तीसरा नियम देखते हैं फटाक से। नियम नंबर बेटा कौन सा है, 3। तीसरा नियम ध्यान से आ जाओ भैया, तीसरा नियम देखते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है, इसको हम एक बार लिख देंगे फिर आपको बता देंगे। यानी कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ध्यान से ना, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अभी चित्र बनाएंगे तो और क्लियर होगा, पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, समझा कि नहीं, देखो मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से, ऐसे अवतल दर्पण लिख लो, क्योंकि अलग अलग लिख लो। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस, मुख्य फोकस या फोकस बात एक ही है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, से होकर जाने वाली, जाने वाली प्रकाश की किरण, जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात टकराने के पश्चात, बात देखिए, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। घबराइएगा मत, अभी समझा रहे बेटा, हो जाती है। ठीक, जबकि उत्तल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में, जबकि क्या हुआ, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आने वाली
जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, बस बिल्कुल क्लियर होने वाला। अभी जब तक सिखा नहीं देंगे तब तक छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। आपको सीखना ही सीखना है हर हालत में। क्या कहा है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि उत्तल दर्पण यानी में यूज कर लीजिए में मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन दो बार लिखे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, राइट। थोड़ा सोचिए तो समझो, अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये बेटा हमारा कौन सा है, दिखाई पड़ा बेटा, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो बेटा। ये हमारा कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया, राइट। और ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया F। और ये क्या होगा, हमारा वक्रता केंद्र C हो गया। हमने कहा कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ये देखा, अवतल दर्पण मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये देखा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहां टकराएगी तो जाहिर से भी परावर्तन होता, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, राइट। ये बात समझ में आई कि नहीं, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, देखो मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण हमने एक आपतित की, ये वाली, जैसे ही दर्पण से टकराई तो क्या होगी, पुनः दर्पण से टकराई क्या होगा, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर है कि नहीं समांतर है, ये अवतल दर्पण की कंडीशन होती है। जबकि क्या होता है, यहां देखो ये लिखे ना, यहां अवतल दर्पण, इसके आगे लिख दे रहे हैं अवतल, दिखाई पड़ा बेटा, देखो अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण का देखो कंडीशन क्या है, बढ़िया समझिएगा बेटा ध्यान से। ये हो गया, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसका क्या होगा, हमारा ये फोकस हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा बेटा, बोलो फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर C हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया। अब इसमें होता क्या है, इसमें इसने कहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, तो यहां तो ये मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, तो ये हमारे मुख्य फोकस की ओर जा रही प्रकाश की किरण। आपको पता है कि आभासी में सब आभासी होता है, ये जा रही कि नहीं, मुख्य फोकस की ओर जा रही, ये प्रकाश किरण बेटा मुख्य फोकस की ओर जा रही, और जैसे ही दर्पण से टकराएगी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो तुरंत क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, राइट। बात क्लियर हो कि नहीं, जैसे ही प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है, तो ये देखो दर्पण से टकराई यहां से, और जैसे ही दर्पण से टकराई तो पुनः क्या हो गई, टकराने के पश्चात तुरंत परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, राइट। तीनों नियम का समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आसान है तीनों नियम, और तीनों नियम का पालन होगा। कल की जो आपकी क्लास रहेगी, कल आप लोगों को सिखाएंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये तीनों पॉइंट उसमें बहुत काम आने वाले, तीनों नियम उसमें काम आएंगे। आपको कल जो अगली आपकी क्लास है लेक्चर नंबर कौन सा 8, उसको पढ़ने से पहले आपको तीनों कंडीशनों को अच्छे से पढ़ के आना है, सीख के आनी है। तो आप जब कल हम सिखाएंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बना, तो आप आसानी से सीख जाएंगे बेटा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही, बोलो बेटा बात क्लियर हो कि नहीं। ये कौन सा उत्तल दर्पण है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तल, और ये कैसा था, दर्पण था। यहां तक बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो, ठीक है। तो
इतनी आज रखेंगे। और ध्यान रखिए, हाँ लेक्चर नंबर 7 है, इसके पहले के लेक्चर नंबर 6 हो चुके हैं। आप लोग क्या या तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से देख लीजिए 6 लेक्चर, या आप क्या करिए ये लेक्चर नंबर 7 में 6 के 6 लेक्चरों की क्या लिंक आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में नहीं समझ में? थैंक यू सो मच बेटा। ध्यान रखिए आप लोग सब्सक्राइब बेटा जरूर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें बेटा, ठीक है, जिससे क्या हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने में अच्छा और मन लगता है। ठीक है, तो इतना काम आप लोग जरूर करिए बेटा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।